हेलो एवरीबॉडी, होप यू आर डूइंग वेल। मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि मैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल की एक प्लेलिस्ट अपलोड करने जा रहा हूँ, जिसमें हम पेपर 1 और पेपर 2 इंटायरली कवर करेंगे। ये लेक्चर सीरीज़ मेरे एंड से एक अटेम्प्ट होगा कि आपकी मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी को इम्प्रूव करूँ, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। और सोशियोलॉजी में मेन चीज़ कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही रहती है, क्योंकि इनिशियली एस्पिरेंट्स को लगता है जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए जाते हैं, वो उनको लगता है कि ये फैक्चुअल इन नेचर है ऑप्शनल, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं, आपको इस सब्जेक्ट को एक एंटायरिटी में देखना पड़ता है। आप आइसोलेशन में लेके इसको नहीं देख सकते, आपको चीज़ों को अंदर से समझना पड़ता है, तभी आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो ये हमारी लेक्चर सीरीज़ का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन। और इसमें हम बात करेंगे सोशियोलॉजी है क्या, सोशियोलॉजी ऑप्शनल बेस्ट क्यों है, और मिथ्स अराउंड सोशियोलॉजी ऑप्शनल इन जीकेएस। पर्टिकुलरली हम बात करेंगे कि कम मार्क्स मिलते हैं, ऐसा मिथ है, हमारा अप्रोच क्या रहेगा, और आंसर राइटिंग कैसे करनी है। कल से हम सारी चीज़ें मतलब फ्रॉम द स्टार्ट हम इनिशिएट करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जिससे आपको पता लगे कि सोशियोलॉजी है क्या, और आपके इस सब्जेक्ट को लेके, इस ऑप्शनल को लेके सारे डाउट्स दूर हो जाएं। तो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन। सोशियोलॉजी डिसिप्लिन, द डिसिप्लिन एक डिसिप्लिन के हिसाब से है क्या। देखिए, सोशियोलॉजी, आप सोशियोलॉजी में सिर्फ अपनी बात नहीं करते हैं, आप सिर्फ सोसाइटी की बात नहीं करते हैं, आप मेरी अपनी बात नहीं करते हैं। आप सोशियोलॉजी में माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल तक एनालाइज करके पैटर्न्स फाइंड करते हैं। पैटर्न्स फाइंड करना और उनसे थ्योरीज निकालना, ये एक सोशियोलॉजिस्ट का काम है। एक आम इंसान भी एक सोशियोलॉजिस्ट बन जाता है जब वो इन छोटी छोटी चीज़ों को, लोगों की इंटरैक्शंस को, सोशल इंस्टीट्यूशंस को एनालाइज करने लगता है, तो वो भी एक सोशियोलॉजिस्ट बन जाता है। फॉर्मली फॉर्मली ये चीज़ें अगर कोई करता है तो वो सोशियोलॉजिस्ट कहलाता है। तो सोशियोलॉजी में है क्या। सोशियोलॉजी में आप पहले ही सोसाइटी में क्या क्या है, इंडिविजुअल है, सोसाइटी में इंस्टीट्यूशंस हैं। अब आप कहेंगे इनिशियली कि इंस्टीट्यूशंस क्या है। इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप शादी करते हैं, मैरिज, ये भी एक इंस्टीट्यूशन है। फैमिली, ये भी एक इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि ये ना एंटायरिटी में है। मैरिजेस ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में होती हैं। फैमिली का कंसेप्ट ही, अगर इंडिविजुअली इंसान बॉर्न होता है, पैदा होता है, तो उसको फैमिली की क्या ज़रूरत है। अगर आप सोशियोलॉजिस्ट की नज़र से देखें तो उसको फैमिली की क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत पड़ गई, उससे आपको, अगर आप फैमिली समझेंगे, उससे आपको आगे पेट्रियार्की समझ आएगी, उससे आपको बाकी चीज़ें समझ आएंगी ईजीली। बस इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व रहने की कोशिश करनी है, ताकि आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह इंटरनलाइज कर सकें। ये और भी बाकी चीज़ें हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में
चीज़ें रहती हैं वो भी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस। ये इंडिविजुअल एक इंसान और ये इंस्टीट्यूशंस आपस में इंटरैक्ट कैसे करती हैं। इंटरैक्ट इन द सेंस कि मैं एक बंदा हूँ, मैं शादी कर रहा हूँ, मुझे शादी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ अगर मेरी मर्ज़ी भी नहीं है, क्योंकि मुझे सोसाइटी के साथ घुलना है, मुझे अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना है। तो ये मैं इंटरैक्शन में भी बाय फोर्स ही कर रहा हूँ। या अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको सिंपल सी ये बात बताऊँगा, हम एक सोसाइटी में हैं, मुझे कैसे ये पता कि चोरी करना गलत है, क्योंकि सोसाइटी इसको डिस्करेज करती है। सोसाइटी ने पहले ही नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ बनाए हुए हैं जिससे हमको पता चलता है कि ये चीज़ गलत है और वो चीज़ सही। और उस वैल्यू कॉन्सेंसस से मुझे ये पता चल जाता है कि मुझे इस सोसाइटी से आइसोलेट नहीं होना है। उसके लिए मुझे वो रोल्स दिए जाते हैं कि आपने सोसाइटी में लेजिटिमेट तरीके से रहना है। तो ये चीज़ें हम सोशियोलॉजी में एनालाइज करते हैं। यही छोटी छोटी माइक्रो लेवल से लेके इंसान के साथ इंटरेक्शन से लेके बड़ी बड़ी चीज़ों तक, फैमिली, मतलब एवरीथिंग अंडर द सन कैन बी viewed through a sociological perspective or lens, everything under the sun। ये आपको धीरे धीरे डेवलप होगी ये थिंकिंग। तो ये था हमारा सोशियोलॉजी के बारे में। सोशियोलॉजी है क्या? सोशियोलॉजी में हम यही सब चीज़ें पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, उन सब चीज़ों को देखते हैं, चेंज हम पढ़ते हैं, चेंज। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको रिसेंट एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अभी AI आ रहा है। AI से हमारे सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। पहले ही डीप फेक्स आ रहे हैं, मीन्स क्राइम्स बढ़ रहे हैं। क्राइम्स जब बढ़ रहे हैं तो ना उससे एलियनेशन भी ज़्यादा होती है, मीन्स कि जो क्राइम कर रहे हैं वो एलियनेट भी होंगे सोसाइटी से। ये मैं आपको जनरलिस्ट के तरीके से बता रहा हूँ। डीप फेक्स आ रहे हैं, जॉब्स पे असर पड़ रहा है, जॉब्स डिक्लाइन कर रही हैं, मैनुअल जॉब्स जो हैं वो डिक्लाइन कर रही हैं, AI टेक ओवर कर रहा है ऑटोमेशन में। तो इनिशियली ये भी कहा गया था जब कंप्यूटर्स आए थे कि अभी मैनुअल जॉब्स ख़त्म होने जा रही हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन आने लग गई, IT सेक्टर बूम आया, उससे लोग ना प्रोफेशनल कोर्सेज़ की तरफ भागे कि हमको IT करना है, IT करना है, और IT में ही उनको बाद में जॉब्स मिली हैं। तो ये चीज़ें आई हैं। IT की वजह से फिर क्या हुआ, लोगों को शिफ्ट करना पड़ा फ्रॉम विलेजेस टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, विलेजेस से लोग IT प्रोफेशनल बन के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तरफ गए। फॉर एग्ज़ाम्पल बेंगलोर की तरफ शिफ्ट हुए। मैं अगर JNK से बिलोंग करता हूँ, मैं बेंगलोर गया हूँ अपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि मैं IT प्रोफेशनल था, मुझे पता था वहाँ पे मेरे स्कोप है मुझे जॉब का, सिक्योरिटी का, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का। तो मैं वहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। उससे क्या हुआ है? उससे हुआ है मेरी फैमिली में जो मेरे पेरेंट्स हैं वो अकेले पड़ गए हैं, मतलब उनको अलग तरीके से अपना हाउस होल्ड चलाना पड़ता है। ये चेंज आई। अभी तो जॉइंट फैमिली थी, अभी न्यूक्लियर होगी। मैं अपनी बीवी को लेके दूसरी सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी, अपनी जॉब की तलाश में चला गया हूँ। पहले जो एग्रीकल्चर हुआ करता था वो ना
वो था मतलब चॉइस के अकॉर्डिंगली हम करते थे कि आज नहीं कल काम पे जाएंगे। यहाँ पे मैंडेटरीली आपको जॉब पे जाना है 9 to 5। 9 to 5 इनिशियली क्या था, हमारे जो बच्चे थे हम उनको घर पे ही पढ़ाते थे। इनिशियली नहीं, मतलब प्रिमिटिव टाइम्स में। उसके बाद जब से ना एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया है 15th-16th सेंचुरी 17th सेंचुरी, गुरुकुल सिस्टम था इंडिया में। मतलब कोई एक गांव में एक बंदा आता था घर पे ही, या एक जगह उनको इकट्ठा खुले में इकट्ठा करके उनको पढ़ाता था। अब ये काम कौन करते हैं? स्कूल्स। ये भी चेंज आई है। 9 to 5 मैं जॉब पे हूँ, ठीक है। कभी कभार तो मुझे 10, 11, 12 बजे तक भी जॉब पे रहना पड़ता है। तो नर्सिंग जो है बच्चों की, जो मैं पहले खुद किया करता था, या मेरे पेरेंट्स या इनके ग्रैंड पेरेंट्स या मेरे पेरेंट्स किया करते थे, अब वो मेड्स करती हैं। तो ये भी चेंज आया है। तो यही सब चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं, ये मैं आपको, ये हम आगे इन डेप्थ पढ़ेंगे, लेकिन यही सब चीज़ें हमको सोशियोलॉजी में पढ़नी है, एनालाइज करनी है। हमको देखना है अंदर जहाँ के कि अंदर हो क्या रहा है स्ट्रक्चर में। यही चीज़ें हैं। आई एम सॉरी कि बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये सब चीज़ें हैं। अब मैं बात करूँगा कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल बेस्ट क्यों है। सोशियोलॉजी ऑप्शनल इसलिए अच्छा ऑप्शनल है क्योंकि ये यूपीएससी में तो ऑब्वियसली स्कोरिंग है। दूसरी चीज़ कि आप इसको इंटरनलाइज अगर करने लगते हैं इनिशियली, थोड़ा ना हमको लगता है कि इजी है, फिर जब हम प्रोसेस में आते हैं हमको लगता है डिफ़िकल्ट है, फिर जब हम प्रोसेस में आने लगते हैं तो हमको लगता है कि ईजी है। यही सब चीज़ें हैं, क्योंकि इनिशियली हमको लगता है कि हमको क्या ही पढ़ना है, सोसाइटी के बारे में पढ़ना है। फिर हम जब आते हैं हमको लगता है क्या ये क्या बकवास कर रहा है, तो हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं, किसी ने कुछ बोला है हम वो कर रहे हैं, वो सब चीज़ें नहीं है। तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल बेस्ट क्यों है? क्योंकि ये इंटरनलाइज करना आसान है। आप इसमें अगर टाइम देते हैं तो आपको मज़ा आएगा, आपको मज़ा आने लगता है, आप ना सोसाइटी को इन डेप्थ देखने लगते हैं, आपका ये माइंड का होराइज़न वो डेवलप होने लगता है, आप ना मेंटली साउंड होने लगते हो, आप कंपैशनेटली चीज़ों को देखने लगते हो। आपको आपके अंदर वो चीज़ डेवलप हो रही होती है कि अगर कोई क्राइम भी कर रहा है, आप उसको नहीं देखते कि किसने क्राइम किया, आप उसको भी देखते हैं कि इसके पास कौन से सर्कमस्टेंसेस थे जिससे ये क्राइम करने पे मजबूर हो गया है। ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें, यही चीज़ें सोशियोलॉजी को बेस्ट बनाती हैं। आई कांट से कि बाकी सब्जेक्ट्स में ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट की भी बात कर रहा हूँ। तो मिथ्स क्या हैं सोशियोलॉजी के अंदर अंदर अंडर? मिथ्स क्या हैं, अराउंड मिथ्स क्या हैं? पर्टिकुलरली इन JKAS कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वो इसके अराउंड कौन कौन से मिथ्स हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल के? मोस्टली लोग कहते हैं कि मार्क्स नहीं मिलते, इसमें बायस है, एंथ्रोपोलॉजी में ज़्यादा मिलते हैं, जोग्राफ़ी में ज़्यादा मिलते हैं, फलाना ढिमकाना सब्जेक्ट में ज़्यादा मिलते हैं, सोशियोलॉजी में नहीं मिलते। तो ये मिथ्स हम ब्रेक करेंगे। मिथ्स देखें क्या है। सोशियोलॉजी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है हमारा। हमारे पास अगर मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, हम अगर कोर डिमांड से हट के वो लिखने लगते हैं जो हमारे दिमाग में है, उससे तो बात नहीं बनने वाली, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का स्टैंडर्ड है, ऑप्शनल का रहता है इंजीनियरिंग के बगैर। हमको स्टिक रहना है डिमांड की तरफ। पूछ क्या रहा है एग्जामिनर?
अगर वो सुइसाइड फॉर एग्जांपल, अगर वो डरखीम कि रिलीजन के बारे में बात कर रहा है कि डरकीम ने रिलीजन के बारे में क्या कहा है, तब हम जनरली कह सकते हैं कि ऐसा 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 है। ठीक है ना। अगर हमें वो थोड़ा ना एनालिटिकल क्वेश्चन देता है कि आज के कंपैरेटिवली आज कैसे, मतलब आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं डरकम्स थ्योरी ऑफ रिलीजन को आज की मॉडर्न थ्योरी से, तब आपको नॉलेज बेस जो आपकी डेवलप हुई होती है, तब आपको एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज आपको पहले दे बोलना होगा। आपको पहले फॉर एग्जांपल रिलीजन की बात हो रही है, आप पहले रिलीजन को डिफाइन करेंगे, व्हाट इज़ रिलीजन, फिर आप डेफिनेशन उनकी दें या जनरलिस्ट डेफिनेशन वो देंगे, फिर आप बात करेंगे कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, उन्होंने क्या कहा, डरखीम ने क्या कहा, सिंथेसिस क्या है इस चीज़ का, इन दोनों का सिंथेसिस क्या है। फॉर एग्जांपल डरखीम के लिए एक सेंट्रलिटी के अराउंड जो टॉटेम था, सेंट्रलिटी के अराउंड एक टॉटेम के अराउंड एक सेंट्रलिटी क्रिएट होती थी, एक पावर क्रिएट होती थी, जिससे लोगों को लगता था कि हम जुड़े हुए हैं, हमको पीस जैसा मिल रहा है, हमको एक सेक्रेट फीलिंग मिल रही है, और उस फीलिंग ऑफ ऑ में वो समझते थे कि यही एक गॉड है, ये कोई सुपर नेचुरल पावर है। तो ये थी डरखीम की, ये आप समझा देते हैं। फिर हम मॉडर्न थ्योरीज पे आते हैं, मॉडर्न में रिलीजन क्या है, आप वो फिर कहेंगे कि मॉडर्न में ये चीज़ें हैं, फिर आप उनका सिंथेसिस निकालेंगे कि हाँ ये आइडिया ऑफ रिलीजन हैज़ नॉट फेडेड अवे। अगर आपको वो क्रिटिसाइज करने बोले कि या कमेंट करने बोले कि आपको लगता है कि रिलीजन फेड आउट हो रहा है, तो आपको वहाँ पे एक एनालिटिकल थॉट प्रोसेस सामने ला के उसको आंसर करना है कि नहीं, ऐसा है कि इंस्टीट्यूशंस कहीं कहीं पे वीक हो रहे हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, दैट डज नॉट मीन कि रिलीजन हैज़ फेडेड अवे, है ना। यही चीज़ है ना। मतलब आजकल की थ्योरीज कहती हैं कि चलो इनिशियली इन इस्लाम स्पीकर्स पे बैन लगाया गया, आज वही स्पीकर्स मीडियम बनते हैं किसके, प्रीच करने के, वाज खानी करने के। पहले वीडियोग्राफी बैंड थी इस्लाम में, मतलब दी थी, मतलब फतवा दिया गया था कि नहीं आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। आज वही वीडियोग्राफी यूज़ होती है किस चीज़ के लिए, रिलीजन को स्ट्रेंथन करने के लिए। आप वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, लोग उसको देखते हैं, तो ये सब चीज़ें इन्होंने जो ये आईटी बूम आया है, ये जो डिजिटलाइजेशन आई है, इन्होंने रिलीजन को तोड़ा नहीं है, इन्होंने और स्ट्रेंथन किया है। तो यही सब चीज़ें हैं जो आपको सोशियोलॉजी में एज देती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप डिमांड से हटे तो आपको ये मिलेंगे। अगर आप उसको वैसे पढ़ेंगे ना रट्टे की तरह, तब तो आपसे मतलब नहीं होगा स्कोर सोशियोलॉजी में, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि डेफिनेशंस तो कोई भी याद करके आएगा। ये नॉलेज को अप्लाई कैसे करता है वो इम्पोर्टेंट रहता है। नॉलेज को ये कैसे सामने रख के पेपर पे उतारता है, इसकी मतलब इसको इन कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड कितना इंटरनलाइज इसने किया है, इससे कौन कौन सी चीज़ों पे कौन कौन सा असर पड़ता है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप ये करते हैं आई अश्योर यू कि आप स्कोर करेंगे 280+। आपको सिर्फ वो मिथ्स हैं कि थिंकर्स आपने कोट करने हैं, थिंकर्स 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 थिंकर्स, अ लॉट ऑफ थिंकर्स थिंकर्स। जब तक आप कॉन्सेप्ट को, जब तक आप रिलीजन को समझाएंगे नहीं एग्जामिनर को रिलीजन ये है, फिर आप रिलीजन को मतलब ये मैं एक ना प्लेन डेफिनेशन बता रहा हूँ, प्लेन एक वे आउट बता रहा हूँ कि कैसे अप्रोच करना है। फिर आप थ्योरीज लिखेंगे, आपको ये ज़रूरी नहीं है, उसको ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसको थिंकर का नाम पता है या नहीं, एग्जामिनर को ये नहीं चाहिए इसको ये थिंकर को जानता है या नहीं, उसको ये जानना है कि इसने इंटरनलाइज किया है कि नहीं,
ये रिलीजन को एज ए सोशोलॉजिकल फिनोमिनन समझता है या नहीं। फिर अगर आप थिंकर का नाम भी नहीं लेंगे लेकिन उसके आइडिया को कोट करेंगे, दैट विल बी मोर देन इनफ, मोर देन सफिशेंट। ये चीज़ें हैं इसमें। तो तीसरा क्या था हमारा अप्रोच तो जनरली हमारा यही रहेगा कि हम इसी तरीके से चलेंगे। मैं आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को सॉलिड करूँगा। मैं रट्टाबाजी नहीं करवाऊँगा आपसे कि बुक्स पढ़ के मैं आपको दिखाऊँगा। मुझे जो समझ आया मैं आपको वो समझाऊँगा। कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको बताऊँगा, क्योंकि बुक्स बड़ी बड़ी हैं, आपको फिर लगता है कि मुझे सारी एक लाइन बाय लाइन याद करनी है। नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है। आप समझो, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। आंसर राइटिंग अप्रोच वो हम आगे करेंगे। फ़िलहाल के लिए मैंने आपको ये टिडबिट्स बता दिए हैं। आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो मैंने इसमें ही बता दिया है आपको। तो कल से हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। सो मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप एंड एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, जो पहला टॉपिक है। डिसिप्लिन के बारे में हमने बात करी है अभी, तो बाकी हम कल के लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।